कंप्लीट है। जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ तो उन्होंने कानून बना दिया, अभी आपने देखा होगा हमारे देश में योग को, पूरे विश्व में योग को स्थापित करने वाले, पुनर्स्थापित करने वाले स्वामी रामदेव जी, जिन्हें योग ऋषि के नाम से सभी लोग जानते पहचानते, किसी को उनके नाम को पहचानने की आवश्यकता नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में पहचान है। योग माने स्वामी रामदेव जी, ये पहचान दिया, पूरे विश्व में योग को पहचान दी, एक नई दिशा दी। महर्षि पतंजलि ने सिद्धांत प्रतिपादित किए, सिद्धांतों को फैलाया, प्रचारित प्रसारित किया। स्वामी रामदेव जी ने योग को एक सम्मानजनक स्थान दिलाया पूरे विश्व में। आयुर्वेद पे भी उन्होंने काम करना शुरू किया, अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए। तो लोगों के पेट में दर्द होने स्वाभाविक थे, रोजी रोटी लोगों की प्रभावित होने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोगों पर जो सबसे बड़ा विश्वास है वो आयुर्वेद पर ही है। आयुर्वेद पर सबसे बड़ा विश्वास है, आज भी भारत के जनमानस को है। फिर क्या कारण है कि जो भीड़ है वो भीड़ सब ज्यादातर एलोपैथिक अस्पतालों में दिखाई देगी आपको, ये जानते हुए भी कि ये एलोपैथिक अस्पताल हमें स्वस्थ नहीं कर पा रहे, हमें ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भ्रमित कर रहा है। एक रोग होता है आज, आप इलाज कराते हैं 6 महीना लग के, घर की सब संपत्ति दे आते हैं अस्पताल में, बैंक बैलेंस अस्पताल में दे आते हैं, पता लगे साल भर 6 महीने बाद फिर आपको दोबारा वही रोग हो गया, फिर से आप खड़े हैं। एक गांठ निकलवाई शरीर से, माताएं बहनों कहती भाई यूट्रस में गांठ है निकलवाओ, निकलवाए, सर्जरी कराया, दोबारा फिर बन गई, फिर निकलवाओ, दोबारा और ज्यादा बन गई, चौथी बार गए बोले कैंसर हो गया, अब यूट्रस निकालना पड़ेगा। अब यूट्रस निकला तो निकला, अब कैंसर का इलाज चालू। तो अब कहाँ फैल गया? तो ब्रेस्ट में चला गया, कहाँ फैल गया? तो ब्रेन में चला गया, इलाज चालू। आदमी को कुल मिला के एक फंसाव है बड़ा, और आदमी फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है? मैंने आपसे एक जो अष्टांग आयुर्वेद है उसमें एक अभी हमने अंग की आपसे चर्चा नहीं की, जिसे अंग्रेजों ने अब कानून बना के उसको बंद करा दिया। उसको नाम दिया गया भूत विद्या। आयुर्वेद में गृह चिकित्सा के नाम से वर्णन है उसका। भूत विद्या का मतलब भूतकाल की बातों का जो प्रभाव हमारे मन पर है, भूतकाल में किए गए हमारे कर्म, चाहे पिछले जन्मों का कर्म है और चाहे इस जन्म में किए गए कर्म है, उन कर्मों के आधार पर हमारी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों के आधार पर हमारे कर्म जीवित रहते हैं और उनका भोग बनता है। यानी कर्म किया है तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। तो बीच में एक सेतु है जिसका नाम है स्मृति। किया गया कर्म और भोगे जाने वाला भोग, इनके बीच में एक पुल है जिसका नाम देते हैं स्मृति। जो किया गया कर्म है स्मृति वाले पुल से निकल करके भोग तक जुड़ जाती है। तो किया गया कर्म भूतकाल में भोग को भोगने के लिए आपको बाध्य करता है, आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर ये बीच का स्मृति वाला नदी का पुल हटा दिया जाए तो जो कर्म है और जो भोग है टूट के अलग अलग हो जाते हैं और कर्म का भोग नहीं बनता, क्योंकि स्मृति नष्ट हो गई है। तो दरबार का जो विज्ञान है, ऋषि मुनियों का जो विज्ञान है, इसी पर आधारित था कि पिछले किए गए जो कर्म है, जो संचित कर्म है और जो क्रियमाण कर्म है, जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, उनको कैसे नष्ट किया जाए। उस विज्ञान का नाम दिया, वो आयुर्वेद का 8वां अंग कहलाया और उसे कहा गया गृह चिकित्सा। अब अगर आप गृह चिकित्सा करते हो तो आप अपराधी हैं कानून के अनुसार। धीरे 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 करके आयुर्वेद से 8वां अंग गायब हो गया। पहले गांव में जो वैद्य होते थे, हमें ध्यान है, छोटे थे हम लोग, कभी कोई
कष्ट हुआ, बुखार जुकाम कुछ भी हुआ, तो वैद्य जी के पास ही जाते थे। वहाँ जाते तो हो सकता था कभी कभी घंटों इंतजार करना पड़ता था। क्यों? दादी जाती थी कि वैद्य जी अभी हवन कर रहे हैं वैद्य जी। वैद्य जी अभी पूजा में है, 4-4 घंटे पूजा में है। सबको पता था वैद्य जी इतने बजे उठ के इतने बजे चिकित्सा करने के पहले ये करते हैं, तो लोग उसी समय जाते थे जब वो अपना वो हवन और जो भी करते थे पूजा पाठ, उसके बाद ही पहुंचते थे। हर वैद्य एक साधक होता था, ऋषि होता था बिल्कुल। तो वो वैद्य चिकित्सा करता था, तो वो मन की चिकित्सा भी साथ में करता था। जो मानसिक, जब तक आपकी व्यवस्था मजबूत नहीं होगी जीवन में, तब तक रोग आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। तो भूत विद्या, जिसे गृह चिकित्सा कहते हैं, आयुर्वेद से 8वां अंग, जो उसके प्राण है, आयुर्वेद का प्राण है, वो बाहर निकाल दिया। तो आयुर्वेद जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है। जिंदा है लेकिन लाश है, शव है, शक्ति गायब है। शक्ति जो है वो गृह चिकित्सा है, और जो शव है वो आयुर्वेद है। अगर शव और शक्ति मिला दी जाए तो व्यवस्था दिखाई देती है, पूरी चलती फिरती जीवंत व्यवस्था, नाचती हुई व्यवस्था दिखाई देती है, नृत्य करती हुई, और नहीं तो लाश है। तो जो गायब हुआ वो अष्टांग योग है। दरबार जो वैदिक अनुष्ठान कराता है, दरबार जो वैदिक प्रक्रिया कराता है, दरबार जिन वैदिक रूप से सनातन वैदिक पद्धति को अपना करके दरबार के जो भक्त और शिष्य हैं उनको आरोग्य प्रदान करता है, इसमें से केवल 5% निकाल के आयुर्वेद में जोड़ दिया जाए, उसे गृह चिकित्सा कहते हैं। उसे भूत विद्या का नाम दिया गया। तो दरबार जो करता है, जो दरबार के पास जो अनुसंधान है, उसका 5% भी आयुर्वेद के साथ लगा दिया जाए, तो आयुर्वेद के समान इस संसार में कोई दूसरी विद्या नहीं जो मनुष्य को स्वस्थ रख सके, निरोगी रख सकते, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उसको स्वस्थ रख सके। ये सबसे बड़ी विद्या है। लेकिन इसको नष्ट कर दिया गया कानून बना करके। अभी आपने देखा होगा स्वामी रामदेव जी पर तमाम मुकदमे लगा करके कि आपने ये दवा बनाई, कैसे दावा कर दिया आपने कि आप ठीक कर सकते हैं। तो मुकदमे चले और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक में उनको बुला करके उनको अपमानित करने की कोशिश की गई। लेकिन सत्य तो सत्य है, समझता हर कोई है। मानना इसलिए नहीं चाहता, उसको लगता हम छोटे हो जाएंगे क्योंकि हमने तो कुछ और मान रखा है बड़ा, तो मान लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। तो मानेंगे ही नहीं, तुम कुछ भी कहो, सामने कहो यार शक्कर रखी, नहीं मानेंगे, हमें दिखी नहीं रही है, शक्कर कहाँ है, तो सफेद है, नमक की तरह दिख रही है, हम नहीं मानते। तो वो कुतर्क आपसे करते रहेंगे। कहा जाए कि खा के देखो, नहीं खाएंगे, नहीं ये तो नमक दिख रहा है हमें, नमक है ये, वो चिल्लाते रहेंगे। क्यों? आपका कहा हुआ मान लिया उन्होंने, तो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद को उन्होंने छोटा मान रखा है। आयुर्वेद एक बड़े भाई की तरह देश में सभी की आवश्यकता है, दुनिया को सभी की आवश्यकता है। चिकित्सा के लिए डायग्नोसिस प्रोसेस होना चाहिए। दरबार बिना यंत्र के डायग्नोसिस करता है, क्या रोग कष्ट आपको है, कहाँ कहाँ है, कैसे है। दरबार आपको चित्र बना के दिखाता है, आप MRI करा लो, एक्सरे करा लो, वही निकलता है। बल्कि उससे ज़्यादा ही निकलता है जो दरबार बताता है, वो ज़्यादा बताता है, क्योंकि उनकी मशीनें उनको पकड़ नहीं पा रही हैं। अब आपको दुख है, ये कौन सी मशीन पकड़ेगी? किस मशीन से नापा जाए कि आपको दुख है? नहीं नापा जा सकता है। कितना आप सुखी हो ये कोई मशीन नहीं बता सकती। तो आपको दर्द हो रहा है, कोई मशीन नहीं बता सकती, आप ही को पता है कि हो रहा है, आप ही को कष्ट पता है, आप ही को दुख पता है। तो बहुत सी मशीनें अभी नहीं बनी और बनेंगी भी नहीं, हमेशा ध्यान रहे, बनेगी भी नहीं। क्यों नहीं बनेंगी, वो अभी इस पर चर्चा करेंगे हम आपसे। ये दो वस्तुएं, ज्ञान गोचर है और दूसरी इंद्रिय गोचर है, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। इसलिए वो मशीन कभी नहीं बनेगी कि ये आपके दुख अंदर हो रहा है मन में बता सके। लेकिन दरबार है, तमाम
इसी तरह के और भी तमाम लोग हैं जो आपके दुख दर्द को अंदर देख के बता देते हैं कि आपको अवसाद है, आपको ये समस्या मानसिक हो रही है, लेकिन वो इंद्रिय गोचर नहीं है, मशीनों से टेस्ट नहीं हो सकते, वो ज्ञान गोचर है। वो ज्ञान गोचर से ही पता लगेगा इस सामने वाले में क्या है, क्या चल रहा है। तो उसकी मशीन कभी नहीं बन सकती। वो एक विज्ञान है, पराविज्ञान है, जिसमें हमारे ऋषि मुनि सब सर्वश्रेष्ठ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनका मुकाबला, उनकी बराबरी कोई भी विज्ञान बन के आ जाए नहीं कर सकता, मशीनों के द्वारा नहीं किया जा सकता, और ना ही मशीनों से और औषधियों से उनकी चिकित्सा की जा सकती है। दोनों बातें समझ लीजिए। दो तरह के रोग हैं, एक शरीर के रोग हैं, औषधियों से ठीक होते हैं। दूसरा शरीर को चलाने वाला जो जीवन है, जिसमें आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन है, उनके रोग हैं। वो सूक्ष्म जगत का हिस्सा है, तो उसमें औषधि काम नहीं करती, उसमें ऊर्जा के द्वारा ही उनकी चिकित्सा की जा सकती है। एक बड़ी ऊर्जा, बृहद ऊर्जा, विराट ऊर्जा के द्वारा उस छोटी सी ऊर्जा जो मनुष्य में विद्यमान है, जीव जंतुओं में विद्यमान है, वृक्षों में विद्यमान है, तत्वों में विद्यमान है, उनको ठीक और संतुलित किया जा सकता है। पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, सभी को उस विज्ञान के द्वारा, उस ऊर्जा के विज्ञान के द्वारा, जिसे भूत विद्या कहते हैं, जिसे ग्रह चिकित्सा कहते हैं, उसके द्वारा स्वस्थ किया जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। तो आयुर्वेद को दबा दिया गया, दरबार ने इसी पे काम किया। इसकी इतनी हाय तौबा है, इसे आप कैसे कर रहे हैं, आप अभी कैसे कर रहे हैं, इसको जानने का प्रयास नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप गलत कर रहे हैं, बंद करो। कह रहे आप गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनसे कहा जाता, आओ अच्छा भाई, तुमको चैलेंज है, चैलेंज स्वीकार करो, बैठो आके, 2 घंटे में तुम्हारी सब विद्या धरी रह जाएगी। 2 घंटा बैठ के देखो तो आके क्या हो रहा, अनुभव करो। तो भाग जाते हैं। उन्हें पता है कि हम हार जाएंगे, उन्हें बात पता है, इसलिए वो भाग जाते, सामने भी नहीं आते। दरबार इनको खुलेआम चैलेंज देता है, कितनी बार इनको चैलेंज कर चुका, लेकिन बेशर्मी की याद है। उन्हें पता है एक बार ऑन पेपर हम आ गए तो फंस जाएंगे, क्योंकि दरबार तो दिखा देगा होता हुआ, क्योंकि सारे कम से कम 30,000 से ज्यादा वीडियो दरबार के चैनल के साथ साथ हजारों चैनलों पड़े हुए हैं। स्वस्थ होने की स्वीकारोक्ति है लोगों की, असाध्य रोग तक स्वस्थ हो, उनसे मुक्ति मिल रही है। तो उन्हें पता है कि फंस जाएंगे वो अपने कुचक्र में, एक नई बहस चल निकलेगी, तो भागते हैं, हाँ करते हैं, भाग जाते हैं, आते नहीं। दरबार कहता है भैया आ जाओ, कुछ रुपया जीत लो, हरा दो दरबार को, तो भाग जाते हैं। नहीं साहब, वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। विदेश में, विदेश के लोग भी आते हैं, संपर्क में रहते हैं, वो कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं कैसे होता है, हम समझना चाहते हैं। वो समझने को तैयार नहीं कैसे हो रहा है। भारत में क्या कह रहे हैं, नहीं हो ही नहीं सकता। अपने ही ऋषि मुनियों के विज्ञान को नकार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और दूसरे देश के लोग हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान को हाथों हाथ लेने को तैयार हैं। हमारे पास बहुत ऑफर है कि आप आओ, हमारे देश में ही बस जाओ। दरबार को सब सुविधा देगी भारत, वहां की सरकार, आप यहां करिए। दरबार उसको स्वीकार नहीं करता कि हमारे देश की विद्या है, हमारे भारत की विद्या है, हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, तो हमारे देश का ही नाम इसमें आगे हो, उनका ही गौरव आगे रहे। हमारे ऋषि मुनियों का जो गौरव है वो सर्वोच्च रूप से सबसे आगे रहे, उनको ही सम्मान मिले। लेकिन इस देश में इतना नकारापन है, इतने ना समझ लोग बैठे हुए हैं, हाथ में शक्ति होने के बाद भी, कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इस विज्ञान को ऊपर उठा सकें। बातें बहुत करते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन ऊपर नहीं उठाते, क्योंकि बहुत कमजोर है उनका आत्मविश्वास, आत्मबल बहुत कमजोर है, उसको उठाने के मूड में नहीं। एक कोशिश हुई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में, एक कोशिश हुई, एक कोर्स बना 6 महीने का कि जो भी बच्चे कर चुके हैं, मेडिकल में डॉक्टर्स हो चुके हैं, वह बच्चे 6 महीने का कोर्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आके कर सकते हैं।
वह भूत विद्या का कोर्स होगा, गृह चिकित्सा का कोर्स होगा। इतना अनाउंस हुआ था, बहुत बड़ा, बहुत साहस का काम किया था बीएचयू ने, बनारस ने। पूरे देश में बहस छिड़ गई, अरे साहब वो तो भूत प्रेत आ गए, ओ भूत प्रेत बात कर रहे हैं। अरे भाई, जिनको समस्या भूत प्रेत की उनसे पूछो कैसे मर रहे हैं वो। तुम्हें खेल लग रहा है, उनके प्राण जा रहे हैं। तुम भूत भूत व्यक्ति समझ रहे हो। दरबार कह रहा भूत प्रेत कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है, एनर्जी है, एक गंदी एनर्जी है जिसको साफ सुथरा किया जा सके, नकारात्मकता को, और सकारात्मक किया जा सके, तो रोग खत्म। उस पर नहीं, बस हम बहुत पढ़े लिखे हैं ये सिद्ध करने के लिए, हम मानेंगे ही नहीं। अगर हम मान लेंगे तो अनपढ़ कहलाएंगे कि भूत प्रेत और ये वो सब हो रहा है। वहां बात हो रही है भूतकाल की स्मृतियों की, भूतकाल में किए गए कर्मों की। छोटा सा नाम दे दिया, भूत विद्या। भूतकाल में किए गए कर्मों के भोग के रूप में जो रोग बनते हैं, उन्हें उनकी जड़ जड़ कैसे काटी जाए, तो उसको भूत विद्या नाम दिया गया। उसको भूत प्रेत से जोड़ देते हैं। तो बहुत चीजें मैं बोलता नहीं हूं, मानता नहीं हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि होती नहीं है, लेकिन समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते, चमत्कार और रहस्य का वातावरण नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम उन चीजों को प्रेफरेंस नहीं देते, उनको हम प्राथमिकता नहीं देते, उनको हम सिरे से खारिज करते हैं और उनको मानसिक रोग का नाम देते हैं कि ये पुरानी हमारी स्मृतियां हैं। उन स्मृतियों के भंवर जाल में, उस जंजाल में जब आदमी फंस जाता है भूतकाल के उसमें, तो उसे भूत भूत चिल्लाने लगता है आदमी, और वैसे दिखाई सुनाई देने लगता है कि इल्यूजन होता है। एक बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है मस्तिष्क का। हमने क्यों, दरबार कहता है आपकी नकारात्मकता से, नकारात्मक सोच से आपके मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है। उस मस्तिष्क में उत्पन्न हुई सूजन के कारण आपके खून और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो आपके मस्तिष्क में कम होने लगती है। ये कम होने के फलस्वरूप मस्तिष्क में छोटे छोटे अवरोध बनने लगते हैं, नर्वस सिस्टम में, नस नाड़ियों में, तमाम पूरे शरीर के, और वो ट्यूमर्स का रूप ले लेते हैं, गांठों का रूप ले लेते हैं, और फिर जो ऊर्जा का संचरण है और कमजोर होने लगता है। और धीरे 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 इन्हीं के कारण फिर एक भ्रम पैदा होता है। मस्तिष्क शरीर की बात नहीं सुन पाता, शरीर मस्तिष्क की बात को नहीं सुन पाता, ये एक भ्रम पैदा होता है। और जब ये भ्रम पैदा होता है तो फिर वो भय के रूप में सामने आता है कि सारे उपाय कर रहे फिर भी नहीं स्वस्थ हो रहे, भय बनता है। फिर उस भय से रोग उत्पन्न होने लगते हैं। मान लेता है मन, स्वीकार कर लेता है रोग ही है, और भ्रम से भय बना, भय से रोग बन गए। फिर वही रोग जब प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलती, आयुर्वेद के 8 अंग अगर प्रचलित होते तो लोगों को उन रोगों से चिकित्सा करके लाभ मिलता और छुटकारा मिलता। नहीं मिलता है तो धीरे 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 वो असाध्य बनते जाते हैं रोग। और असाध्य की श्रेणी का मतलब है कि संसार में कोई इसकी औषधि नहीं है, अब कोई बचा नहीं जो उसको ठीक कर सके, मृत्यु ही होगी तड़प तड़प के मान लिया गया। तो इस तरह से विज्ञान ने दूसरे विज्ञान को दबाने की कोशिश की। एक प्रकार मैं मानता हूं एलोपैथी में सर्जरी दी बेस्ट है, अच्छी सर्जरी है। लेकिन अच्छी सर्जरी का मतलब क्या है? सर्जरी अच्छी है, सर्जरी करने के यंत्र अच्छे हैं, सूक्ष्म यंत्र बनाए, लेकिन अनावश्यक सर्जरी करते हैं। सर्जरी की आपको आवश्यकता नहीं है फिर भी सर्जरी करते हैं। ये जो सर्जरी है नहीं होनी चाहिए फिर भी आपकी हो रही सर्जरी हो रही है, तो नकली सर्जरी करके लूटते हैं। और इसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, पढ़ी हुई, तमाम गूगल में पढ़ी हुई है, तमाम सरकारी रिपोर्ट्स हैं कि 50% से ज्यादा सर्जरी नकली है, जो नहीं होनी चाहिए फिर भी कर रहे हैं। ये पैसा कमाने के उद्देश्य से लोगों को लूट रहे हैं, लोग फंस जा रहे हैं। ये पढ़ा हुआ है, आप डालिए नेट पे निकलेगा आपके। तो तमाम इनके जो छल प्रपंच हैं ऐसे पैदा होते हैं। दूसरा इनका डायग्नोस्टिक सिस्टम है। डायग्नोस्टिक सिस्टम जो इनका क्या है कि रोगों को पहचानने का, वो इनका 50% से ज्यादा नहीं है, अभी आगे गया है।
कभी कभी इसको हम 60% कह देते हैं, 70, लेकिन ऐसा है नहीं। 50% से ज़्यादा अभी भी इनका डायग्नोस्टिक जो सिस्टम है वो लचर है, खोखला है, अधूरा है। क्यों? वो इंद्रिय गोचर है। इंद्रिय गोचर तरीके से उसकी जांच करते हैं। इनके पास ज्ञान गोचर विधि से जांच करने का उपाय नहीं है। आधा तो वैसे ही कम हो गया, लेकिन जो आधा है उन्होंने काफी से डायग्नोसिस करने का सिस्टम ठीक है। आधे लोग डायग्नोस कर लेते हैं, आधे नहीं कर पाते। जैसे मैंने बताया, आपको दुख अंदर है, इनके पास मशीन नहीं नापने की। आपको बुखार लगता आज आ जाएगा शाम तक, आपको लगने लगता है कि लगता आज बुखार आएगा, लेकिन ये नाप नहीं सकते सुबह की बुखार आएगा। ये तभी नाप पाएंगे जब बुखार हो जाएगा। कैंसर हो जाएगा, इसको नाप नहीं सकते। ये कैंसर आपको हो जाएगा, ये कभी नहीं कहेंगे। कैंसर आपको हो गया, जांच कराइए, ये तभी बता पाएंगे जब कैंसर हो जाएगा। ये कभी नहीं बता सकते कि आपको कैंसर होगा। ये आपको बताएंगे आपको कैंसर हो गया तभी बता पाएंगे, मशीन नाप पाएगी। दरबार पहले बता देता है कि स्मृतियां पढ़ी हैं, आपको कैंसर होगा और यहां अंग में होगा, क्योंकि वो ज्ञान गोचर विधि से दरबार देखता है। इंद्रिय गोचर क्या है? जैसे हमारे चलने की शक्ति है, इंद्रिय गोचर है। हम पैरों से चलते हैं, भगवान ने में ईश्वर ने पैर दिए, तो मान लो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल लेते हैं। तो इंद्रिय गोचर विधि से उसकी अगर क्षमता बढ़ाई जाए तो क्या होगा? हमने साइकिल बना ली, तो अब 1 घंटे में हम लोग चाहें तो 20 किलोमीटर चल सकते हैं। कार बना ली, मोटरसाइकिल बना ली, 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा सकते हैं। तो पैरों की गति बढ़ा दी, ये इंद्रिय गोचर है। जैसे हमको मान लीजिए यहां से और 100 मीटर के बाद का नहीं दिखता, 500 मीटर के बाद का नहीं दिख रहा है कि क्या लिखा है, तो देखना है हमें, तो इंद्रिय गोचर दूरबीन बना ली, लगाया और देख लिया, पढ़ लिया। ये इंद्रिय गोचर वस्तुएं हैं जिनसे हम उनकी क्षमता इंद्रियों की बढ़ा सकते हैं।